हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपी टू सर्व नीट स्पेशल बायोलॉजी क्लास। हम लोग का भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ह्यूमन फिजियोलॉजी, और इस चैप्टर के में जो भी टॉपिक्स हैं उन्हें हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि कार्डियक साइकिल क्या होता है, इसके अंदर जो भी फेनोमेनन होते हैं उन्हें हम लोगों ने डिटेल में देखा था, और ईसीजी क्या होता है, ईसीजी क्यों यूज़ किया जाता है, और इसमें जो ईसीजी ग्राफ जो होता है उसमें डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन के बेसिस पे वेव का फॉर्मेशन कैसे होता है, और कैसे वेव का क्या सिग्निफिकेंस है, ये हम लोगों ने देखा था। तो आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का रेगुलेशन कैसे होता है, इसके लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, इनके बारे में आज हम लोग देखेंगे। और हार्ट से रिलेटेड कुछ कॉमन डिजीज के बारे में देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और नीट के एग्जाम में इससे क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसा कि मैंने कहा कि आज का टॉपिक हमारा है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक एक्टिविटी जो भी होती है उनका रेगुलेशन तो हमारा ऑटो रेगुलेटेड है, मतलब इंट्रिंसिकल फैक्टर की वजह से ही रेगुलेशन होता है। एक्सटर्नल स्टिमुलेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऐसा हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था। रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि हमारे राइट आर्टरियम के अपर पोर्शन में नोडल टिश्यूज होते हैं जो कि स्पेशलाइज मसल्स हैं, हमारे ऑर्गन हमारे चैम्बर में एक्शन पोटेंशियल को ओरिजिनेट करते हैं, और इसी ओरिजिनेशन की वजह से एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर होता है और कॉन्ट्रैक्शन को कॉज करता है। लेकिन इसमें हमारा जो एएनएस है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, जिसके जिसके दो पार्ट हम लोग जानते हैं, सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक नर्व्स होते हैं। तो ये दोनों का भी जो इफेक्ट है वो हमारे हार्ट के पंपिंग में होता है। तो आज हम लोग इसी को देखने जा रहे हैं, इनके थ्रू रेगुलेशन हमारा कैसे होता है ये देखेंगे। तो सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक नर्व्स जो हैं वो एविडेंटली हमारे हार्ट को सप्लाई करते हैं। डायग्राम के थ्रू हम देखने की कोशिश करते हैं कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारे हार्ट पे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो पिंक वाली लाइन है ये हमारी वेगस नर्व्स है, पैरासिम्पैथेटिक, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑरिकल रीजन में मेनली है हमारे। और फिर ये हमारा सिंपैथेटिक नर्व है, कार्डियक नर्व, जो कि हमारा इनका डिस्ट्रीब्यूशन लगभग ओवरऑल हमारे पूरे हार्ट पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। आप इस डायग्राम से क्लियरली इस बात को देख सकते हैं। यहाँ भी हमारा सिंपैथेटिक नर्व्स है, लेकिन वेगस नर्व यानी कि पैरासिम्पैथेटिक वो अपर पोर्शन के में ही हट के नजर आ रहा है हमें। अब हम लोग देखते हैं कि इनका रोल क्या है, कैसे ये फंक्शन करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे सिंपैथेटिक नर्व्स के बारे में। तो सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन जो है वो यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है कि हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन के फोर्स को वो इंक्रीज करते हैं, लगभग डबल कर देते हैं, और इसी वजह से जो इन इजेक्शन प्रेशर होता है हमारे, मतलब ब्लड का जो इजेक्ट होता है हमारे कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, वो प्रेशर बढ़ जाता है और ज़्यादा वॉल्यूम में ब्लड भी पंप होता है। और ये जो स्टिमुलेशन ये होता किस हार्मोन की वजह से, ये स्टिमुलेशन हमारे होता है नॉर इपिनेफ्रिन, एक हार्मोन है हम लोग जानते हैं। इसी हार्मोन की स्टिमुलेशन की वजह से ऐसा होता है, ये अपना फंक्शन को परफॉर्म कर पाता है। और ये जो स्टिमुलेशन होता है इस हार्मोन का, तो ये हार्मोन जो है हमारे सिंपैथेटिक नर्व्स के जो एंडिंग्स होते हैं उस जगह पे ये अपना रिलीज होते हैं और अपना फंक्शन को शो करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा कि मैक्सिमल स्टिमुलेशन कैन ऑलमोस्ट ट्रिपल द फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट एंड कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट कंट्रैक्शन एज मच एज 2-fold। और ये जो मैक्सिमम स्टिमुलेशन जब होता है सिंपैथेटिक नर्व का, तो क्या करता है ये हार्ट बीट की फ्रीक्वेंसी को लगभग ट्रिपल कर देते हैं, और हार्ट कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मेनली उसको भी बढ़ाकर वो लगभग डबल कर देते हैं, 2-fold इंक्रीज कर देते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का रोल मसल के हमारे हार्ट मसल्स के कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने में है। ऑटोमेटिकली है कि हार्ट से ब्लड ज़्यादा पंप होगा, हार्ट रेट हमारा बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज करेगा। तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का जो कॉन्सिक्वेंस है वो यही है कि वो हमारे कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा जो हार्ट फंक्शन करता है, मतलब कि उसका जो रेट है कार्डियक आउटपुट का, और इसमें हमारे सिंपैथेटिक नर्व्स का जो स्टिमुलेशन का रोल है वो लगभग 30% होता है। 30% इंक्रीज जो होता है वो हमारा सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन की वजह से होता है, और तब ये हमारा नॉर्मल कंडीशन बनता है। तो अगर सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन को इनहिबिट कर दिया जाए, मतलब कि रोक दिया जाए किसी भी वजह से, फैक्टर्स जो भी हों,
अगर इनहिबिट कर दिया जाए तो ये जो हमारा 30% है, ये 30% हमारा डिक्रीज हो जाएगा। 30% डिक्रीज हो जाएगा तो मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल कंडीशन ये नहीं रह जाएगा, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन तो ये है हमारा, तो नॉर्मल कंडीशन नहीं रह जाएगा। तो इस वजह से इसका स्टिमुलेशन भी जरूरी है जितना कि ये हो रहा है। इसका एक नॉर्मल कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये आप क्लियरली यहाँ पे देखे हैं। होप आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा पारासिम्पैथेटिक नर्व्स, जिसे हम लोग वेगस नर्व भी बोलते हैं, और इस स्टिमुलेशन को हम लोग वेगल स्टिमुलेशन बोलते हैं। तो पारासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स जो हैं वो एएनएस की अनदर कंपोनेंट है, जैसा हम लोग पहले ही जान चुके हैं। तो ये क्या करते हैं, इनका रोल जो है वो जस्ट अपोजिट है सिंपैथेटिक के, इनका फंक्शन जस्ट अपोजिट है। वो इंक्रीज करते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे हार्ट के रेट को डिक्रीज करते हैं। हार्ट बीट को डिक्रीज किए तो एक्शन पोटेंशियल का जो कंडक्शन है वो स्पीड भी डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑटोमेटिकली हमारा कार्डियक आउटपुट वो डिक्रीज हो जाता है। और ये जो हमारा स्टिमुलेशन है इसमें रिस्पॉन्सिबल हमारा जो हार्मोन है वो है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन एक हार्मोन है जो कि पारासिम्पैथेटिक नर्व्स के एंडिंग्स पे रिलीज होता है, और ये जो रिलीज होता है तो ये कॉज करता है, अपना फंक्शन दिखाता है, और अपना फंक्शन दिखाता है तो क्या दिखाता है, तो फंक्शन यही होता है कि कार्डियक आउटपुट हमारा डिक्रीज होता है। डिक्रीज कैसे हो जाता है, तो एक्शन पोटेंशियल जो है इसका कंडक्शन का स्पीड डिक्रीज होता है, कंडक्शन का स्पीड डिक्रीज होता है तो हार्ट बीट का रेट घट जाता है, और इसकी वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कर जाता है। तो दिस हार्मोन हैज मेजर टू इफेक्ट ऑन द हार्ट। ये एसिटाइलकोलिन हार्मोन जो इसका मेजर दो इफेक्ट है हमारे हार्ट पे। पहला क्या है कि इट डिक्रीजेस द हार्ट रेट ऑफ रिदम ऑफ साइनस नोड। साइनस नोड का जो रेट है इसको ये डिक्रीज करता है। साइनस नोड के रेट को डिक्रीज करने का मतलब है कि हमारा जो पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल वहीं से ओरिजिनेट होता है वो हमारा स्लो हो जाएगा होना, नॉर्मल कंडीशन जैसा नहीं होगा। सेकेंड इसका फंक्शन है कि एवी नोड के एक्साइटेबिलिटी को भी डिक्रीज करता है। तो ये भी हम लोग जानते हैं कि साइनस नोड से हमारा जो स्टिमुलेशन है, एक्शन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन वो हमारा ओरिजिनेट होता है, लेकिन वो एवी नोड के थ्रू होकर ही हमारे वेंट्रिकल्स के पास तक पहुंचता है। तो अगर एवी नोड के एक्साइटेशन को डिक्रीज कर देगा तो जो ट्रांसमिशन है कार्डियक इम्पल्स का वो स्लो हो जाएगा। कहाँ पे, तो वेंट्रिकल्स के पास, क्योंकि इसी के थ्रू तो हमारे वेंट्रिकल्स के पास जाता है कंडक्शन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, ये हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो इसके डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि हमारा टोटल फंक्शन जो है वो ही हमारा स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। ये हमारा मेन रिजल्ट यही होगा। हम लोग यहाँ डायग्राम में देखे थे कि पारासिम्पैथेटिक नर्व्स जो है, वेगस नर्व्स, इनका डिस्ट्रीब्यूशन मेनली हमारे ऑरिकल रीजन में ही, आर्टियर रीजन में, अपर पोर्शन ऑफ हार्ट में। तो इससे क्या होता है, और कॉन्ट्रैक्शन जो हमारा है वो अपर पोर्शन में तो होता है, लेकिन ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हमारे वेंट्रिकल्स में होता है, क्योंकि ब्लड जो पंप होते हैं वो यहीं से होते हैं पूरे बॉडी में, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से और राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स यहाँ ज्यादा होता है। लेकिन इनका जो स्टिमुलेशन है ये ऑरिकल रीजन में ज्यादा है, मैक्सिमम वेगस नर्व्स ऑरिकल रीजन तक ही रहते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्शन पे इनका फंक्शन जो है वो कम होता है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन को ये डिक्रीज कम करते हैं। लेकिन ये मेनली करते क्या है, तो हार्ट बीट के रेट को डिक्रीज कर देते हैं। हार्ट बीट के रेट को डिक्रीज ऐसे करते हैं क्योंकि इनका मेन स्टिमुलेशन ऑरिकल्स में है, तो यहाँ से साइनस नोड ओरिजिनेट होता है जिसको ये स्लो कर देते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल देखने से क्या होता है कि हार्ट बीट यहाँ से हमारा स्लो करता है, कॉन्ट्रैक्शन पे इसका असर कम होता है, लेकिन ओवरऑल क्या होता है कि 50% ये कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज कर देते हैं। तो हमारा फाइनल यही है कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो होता है इसकी वजह से कार्डियक आउटपुट हमारा इंक्रीज करता है, और पारासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से हमारा कार्डियक आउटपुट डिक्रीज करता है। पारासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन में हमारा एसिटाइलकोलिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में हमारा नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हो गई बात कार्डियक एक्टिविटी की रेगुलेशन की। कार्डियक एक्टिविटी में पारासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्व्स का, जो कि हमारे एएनएस के पार्ट है, तो इनका रोल क्या है ये हम लोग देख लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो भी डिसऑर्डर होते हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। कुछ कॉमन हम लोग को देखना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उन्हें हम यहाँ पे देखते हैं। पहला हमारा रोल है ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो ये हम लोग जानते हैं कि ब्लड प्रेशर वही होता है जो कि ब्लड हमारे वेसल से फ्लो होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो ब्लड जब फ्लो होता है तो वो वेसल के वॉल पे अपना एक प्रेशर
फोर्स, अपना एक फोर्स को एग्जर्ट करता है। ये जो फोर्स ब्लड के थ्रू एग्जर्ट होता है वेसल्स के वॉल पे, इसे ही हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो ब्लड, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लो ऑफ ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज एंड, और इसका जो मेजरमेंट है वो हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं कि हमारे जो बॉडी में ब्लड का प्रेशर है वो कैसा है, नॉर्मल है, लो है, हाई है, इसका मेजरमेंट करते हैं। इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, इसे हम लोग स्फैग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। ये आप क्लियरली इमेज में देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा होता है। ये हमारा स्केल है, इसी पे मेजरमेंट शो होता है, और ये जो है ये हमारे आर्म में इसको फिट किया जाता है, रैप कर दिया जाता है, और ये कफ है जिसे पंप किया जाता है। इसके थ्रू टोटल ये अपना रिजल्ट शो करता है यहाँ पे हमारे इस रीडर मशीन पे। और ये भी हमारा, ये हमारा डिजिटल है, ये भी वही चीज़ है, सेम है, बस दोनों की टाइप अलग है। तो और हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो सिस्टोलिक वैल्यू इसका नॉर्मल जो है वो 120 mmHg होता है, और जो डायस्टोलिक वैल्यू है वो हमारा नॉर्मल 80 mmHg होता है। सिस्टोलिक वैल्यू मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन वैल्यू, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में जो हमारा प्रेशर एग्जर्ट होता है उसका बात हो रहा है यहाँ पे, तो वो प्रेशर हमारा 120 है। और डायस्टोलिक मतलब रिलैक्सेशन के टाइम में, तो कॉन्ट्रैक्शन में ज़्यादा फोर्स लगता है इसलिए प्रेशर भी ज़्यादा है, और डायस्टोलिक यानी कि रिलैक्सेशन के टाइम में प्रेशर हमारा थोड़ा कम होता है। तो वही यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये 80 है और ये 120 है। और हमारा पल्स प्रेशर क्या होता है, सॉरी यहाँ पे प्रेशर मिस हो गया है, पल्स प्रेशर यहाँ पे आप कंप्लीट कर लीजिएगा, पल्स प्रेशर है। तो पल्स प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो नॉर्मल वैल्यू है, या फिर जिस भी पर्सन का जो वैल्यू आ रहा है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, इन दोनों का डिफरेंस हम ले लेते हैं तो वो हमारा पल्स प्रेशर हो जाता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। पहला हमारा है ब्लड प्रेशर डिसऑर्डर, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर जिसे हम लोग हाइपर टेंशन भी बोलते हैं। It is sustained rise in arterial blood pressure or high blood pressure with systolic more than 140 mmHg and diastolic more than 90 mmHg। जब हमारा सस्टेन्ड मतलब कि अगर हम बार बार अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और हमारा ब्लड प्रेशर 140 आता है, मतलब नॉर्मल 120 था, उससे थोड़ा ज़्यादा है ये 140, और डायस्टोलिक हमारा 80 है, उसकी जगह अगर 90 आ रहा है हमारा, ये अगर सस्टेन्ड है मतलब ये लेवल मेंटेन है अगर रह रहा है हमारा, तो इसका मतलब है कि हमें हाई ब्लड प्रेशर है। ये हाई ब्लड प्रेशर के सिग्नल्स हैं। फिर इसमें इसके रीजंस क्या है देखेंगे। द रीजन इज स्टिफनिंग ऑफ आर्टेरियल वॉल ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल वॉल्स एंड ओबेसिटी, टॉक्सिन्स, हार्मोन डिफेक्ट, कुछ भी इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मेन रीजन हमारा ये ब्लड प्रेशर बढ़ क्यों जाता है, जब हमारा जो वॉल है वेसल का वो स्टिफ हो जाता है, मतलब कड़ा हो जाता है, क्यों हो जाता है, तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाते हैं कोलेस्ट्रॉल के, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो उसमें नैरो हो जाता है, तो प्रेशर हमारा जो है वो बढ़ जाता है। तो और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस भी इसके रीजन हो सकते हैं, या फिर कुछ टॉक्सिन्स है जिनका इफेक्ट है हमारे ऊपर, तो भी हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर हार्म्स 3 वाइटल ऑर्गन्स, हार्ट, ब्रेन, ब्रेन का स्पेलिंग यहाँ गलत है, करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, BRAIN, आई यहाँ पे होगा। ओके, तो हाई ब्लड प्रेशर जो हमारे 3 मेन वाइटल ऑर्गन्स पे इफेक्ट करते हैं, वो मेन हमारे 3 ऑर्गन्स क्या है, हार्ट है, ब्रेन है और किडनी है। और द ब्लड प्रेशर ऑफ इट 220 और 120 mmHg may cause internal hemorrhage due to the rupturing of small blood vessel। अगर हमारा ब्लड प्रेशर है वो जो बहुत ज़्यादा हाई है, आप देख सकते हैं, आप 120 की जगह 220 है और 80 की जगह 120 है, तो ये जो ब्लड प्रेशर है हमारा अगर इतना ज़्यादा हाई हो जाता है तो उससे क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स पे बढ़ जाते हैं, तो वो रप्चर करने के चांस होते हैं। तो जब रप्चर कर जाते हैं तो उन्हीं उसी केस को हम हैमरेज बोलते हैं, और ये इंटरनल हैमरेज होता है। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर से बचना चाहिए, और हमें हर एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, मेनली हमारे डाइट का हमें ख्याल रखना चाहिए, जिससे ब्लड प्रेशर हमारा राइज ना हो। और इनसे और भी, जैसे कि ऑप्टिक आर्टरीज अगर हमारे रप्चर कर जाते हैं, उनमें कोई डैमेज होता है तो ब्लाइंडनेस हो सकती है। रेनल वेसल्स में डिफेक्ट आया, उनमें रप्चर हो सकता है, नेफ्राइटिस इसे बोलते हैं, जो कि हमारा मेन कॉज है रेनल फेलियर का। तो ये हमारा ओवरऑल हाई ब्लड प्रेशर था। अब हम लोग लो ब्लड प्रेशर पे जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर इसे हम लोग हाइपोटेंशन बोलते हैं, वहाँ हाइपर था, ये हाइपो है, हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन क्या है, तो हाइपोटेंशन जो हमारा मेनली जो सिस्टोलिक वैल्यू 120 था उसकी जगह 110 हो जाएगा, और डायस्टोलिक जो 80 था नॉर्मल उसकी जगह 70 हो जाता है। अगर ये सस्टेन रहता है तो हम लो ब्लड प्रेशर में, अंडर लो ब्लड प्रेशर है हम लोग। तो लो ब्लड प्रेशर का वजह क्या हो सकता है, इसकी बहुत सारी वजह हो सकते हैं। मेटाबॉलिक रेट जो हमारा लो होगा, सॉरी,
हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर से क्या हो सकते हैं, इनके कॉजेज क्या हो सकते हैं, तो मेटाबॉलिक रेट घट जाएगा, स्टारवेशन भी लो हो जाएगा, एनीमिया होने के चांसेस होते हैं, और फिर वैसोडाइलेशन हो जाता है, इसमें हमारे आर्टेरियोल्स का, नर्वस डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, एडिसन डिजीज हो सकती है, और लोअर पंपिंग एक्टिविटी होगी क्योंकि प्रेशर जो हमारा वो लो हो गया है तो पंप एक्टिविटी भी लो हो जाएगा। ये हमारा नॉर्मल जनरल है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं ये ब्लड प्रेशर मेजर किया जा रहा है, तो ये रैप कर दिया गया है आर्म पे, और फिर ये कफ है जिसे पंप किया जा रहा है, यहाँ पे रीडिंग शो होगी। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 90 mmHg, यहाँ पे जो सिस्टोलिक है वो 90 mmHg आया है, जो कि हम कंसीडर किया जा रहा है कि हाइपोटेंशन का केस है। तो ये हमारा लो ब्लड प्रेशर हो गया। नेक्स्ट डिसऑर्डर हमारा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं आर्टरी, तो आर्टरी से रिलेटेड डिजीज है ये। इसमें क्या होता है, इसे हम लोग इसका एक और कॉमन नेम है, जैसे कोरोनरी आर्टरीज को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो है हमारा अर्थेरोस्क्लेरोसिस। अर्थेरोस्क्लेरोसिस, इसमें क्या होता है कि इट अफेक्ट्स द वेसल्स दैट सप्लाई द ब्लड टू द हार्ट मसल्स। जो ब्लड वेसल्स हमारे हार्ट को सप्लाई करते हैं ब्लड, उन वेसल्स में कुछ इफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से ये डिजीज हमें होती है। तो होता क्या है इफेक्ट इसमें, तो यहाँ पे आप डायग्राम में क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पे फैट का डिपोजिशन हो गया है, या फिर कैल्शियम का डिपोजिशन, या कोलेस्ट्रॉल का, या फिर फाइब्रस टिश्यू, किसी भी चीज के डिपोजिशन से क्या होता है, ये जो वेसल है ये हमारे नैरो हो गया है, तो यहाँ से जो पासेज होता है ब्लड का ये स्लो हो जाता है, और इसकी वजह से सफिशिएंट ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता है हार्ट को, और इसकी वजह से ये डिजीज हमें देखने को मिलती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। मेनली वजह इसका यही है कि हमारा जो आर्टरी है इसका जो ल्यूमेन होता है, मतलब कि ये जो स्पेस है ये नैरो हो जाता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर हमारा है एंजाइना। एंजाइना पेक्टोरिस भी इसे हम बोलते हैं। A symptom of acute chest pain appears when no enough oxygen is reaching the heart muscles। यहाँ पे लिखा हुआ है यही कि एक्यूट चेस्ट पेन होता है, और ये चेस्ट पेन क्यों होता है, तो ये चेस्ट पेन इसलिए होता है क्योंकि जो ऑक्सीजन जो है वो हमारे हार्ट के मसल तक सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लो अमाउंट में पहुंचता है, इसकी वजह से हमारे हार्ट मसल्स जो है वो फंक्शन ठीक से नहीं कर पाते, और उनमें स्पैज्म होते हैं, जिसकी वजह से हमें चेस्ट पेन फील होता है। Angina can occur in men and women of any age, but it is more common among the middle-aged and elderly। ये men women किसी को भी affect कर सकते हैं, लेकिन mainly देखा गया है कि जो middle एज के people होते हैं या फिर जो elder होते हैं उनमें ये इस effect को ज़्यादा देखा गया है। It occurs due to the condition that affect the blood flow। Same जैसा मैंने कहा कि blood flow के में affect होने की वजह से ये condition जो है वो देखने को मिलती है। ब्लड फ्लो में इफेक्ट यही होता है, ब्लड फ्लो में इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से ये भी हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज का ही एक टाइप है एंजाइना। इसमें भी यही होता है, हमारा जो ब्लड वेसल है इसमें डिपोजिशन हो जाती है, तो ब्लड का जो फ्लो है वो इफेक्टेड हो जाता है, और सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन हमारे हार्ट के मसल्स तक रीच नहीं कर पाती, तो उसमें स्पैज्म होता है, वो जो स्पैज्म होता है वही हमें फील होता है एज अ चेस्ट पेन। यही मेन है एंजाइना। नेक्स्ट हमारा डिजीज है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक ये तीनों ही अलग अलग चीज़ है। कार्डियक अरेस्ट मेनली होता क्या है, तो इसमें जो हमारा हार्ट जो वो जब बीट करना स्टॉप कर देता है तब हम लोग उसे कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है, तो हार्ट अटैक वो कंडीशन है जब हमारे हार्ट मसल जो है, हमारा हार्ट मसल जो है वो सडनली डैमेज हो जाता है। क्यों डैमेज होता है, तो डैमेज होने की वजह जो है वो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं होता है, ये डैमेज होने का वजह है। तो इसमें हार्ट मसल्स के डैमेज होने की वजह से हार्ट अटैक होती है, और कार्डियक अरेस्ट होता है हार्ट बीट के स्टॉप कर जाने से हो जाती है। लेकिन हार्ट फेलियर जो है वो अलग कंडीशन है। हार्ट फेलियर जो है इसमें क्या होता है कि यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि हार्ट फेलियर में क्या होता है। हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली। इसमें क्या होता है, ब्लड जो है वो हमारा जो ब्लड है वो पंप सही ढंग से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बॉडी को हमारे जितनी ऑक्सीजन की जितने ब्लड की जरूरत होती है उतनी नहीं मिल पाता है। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक हम लोग देख लिए। तो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में क्या डिफरेंस है, तो हार्ट फेलियर को देखते हैं। हार्ट फेलियर में क्या होता है कि इसमें जो हमारा ब्लड है वो पंप
सही ढंग से नहीं हो पाता है, तो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड पंप नहीं होता है, जिसकी वजह से जितने ऑक्सीजन की हमें हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है उतनी नहीं मिल पाती है। ये जो इनएडिक्वेट अमाउंट की जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी तक पहुंचता है, ब्लड पहुंचता है, इसी की वजह से हमारे हार्ट का फेलियर हो जाता है, क्योंकि ये ठीक टाइप से ब्लड को पंप नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारा हार्ट फेलियर है। तो हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक तीनों ही लिटिल बिट डिफरेंट है। और मेनली ये होता क्यों है हार्ट फेलियर? तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी इसे हम लोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कंजेशन होता है हमारे लंग्स में, जो कि डिजीज का मेन सिम्टम है। और लंग्स में कंजेशन की वजह से ही ऑक्सीजन जो है वो सही ढंग से अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो नहीं होता है, तो जिसकी वजह से ब्लड को भी सही अमाउंट में नहीं मिल पाता है और ब्लड पंप जो है वो सही नहीं हो पाता है। तो ये हमारा हार्ट फेलियर हो गया। से जितने भी कॉमन सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स हैं उन सबको हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। कार्डियक एक्टिविटी का रेगुलेशन कैसे होता है ये भी हम लोग देख लिए हैं। मेनली इसमें पारासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्व का इन्वॉल्वमेंट था, जिसमें सिम्पैथेटिक नर्व का इन्वॉल्वमेंट जो है वो फंक्शन करता है नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन के रिलीज होने पे, और पारासिम्पैथेटिक जो है वो हमारा एसिटाइलकोलिन हार्मोन के रिलीज होने से होता है। तो इस तरह से आज हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन जो भी टॉपिक्स था उसे हम लोग कवर कर लिए हैं। इसमें हम लोग देखें कि हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, हार्ट का फंक्शन कैसे होता है, ब्लड का फ्लो कैसे होता है, फिर कार्डियक एक्टिविटी क्या होती है, ईसीजी क्या है, ईसीजी के मेन फंक्शंस क्या हैं, क्या रोल है इनका, हमारे क्लिनिकल एडवांटेज क्या है, और फिर कार्डियक एक्टिविटी जो है वो रेगुलेट कैसे होती है, मेन कॉमन जो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने देख लिया है। इम्पॉर्टेंट है, पर क्योंकि मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इतना टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। आप एक बार एनसीईआरटी बुक खोलें, बुक के चैप्टर ओपन करें और फिर उसके हर एक टॉपिक को आप ध्यान से देखें, पढ़ें, और अगर कोई प्रॉब्लम एराइज होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं उसे भी आपको क्लियर कर दूंगी। और इसमें ब्लड रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, अगर आपको उनमें कोई डाउट है या कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, तो मैं उसके लिए क्लास अरेंज कर दूंगी। और अगर नहीं डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी जो कि हमारा रेस्पिरेशन होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स लेकर के भी एक बात बताना चाहती हूँ कि आप लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी बुक्स में जो भी न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं वहाँ से हर एक चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पे जो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो फिर जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने वाले हैं नीट में उन्हें आप सॉल्व कर लेंगे। तो आप पहले 1 बाय 1 चैप्टर स्टार्ट कीजिए और उसके पहले थ्योरेटिकल पोर्शन को आप पढ़ लीजिए, और फिर पढ़े हुए हैं ही आप लोग रिवाइज कर लीजिए और उसके क्वेश्चंस को, वहाँ के न्यूमेरिकल्स को बनाने की कोशिश कीजिए एग्जाम्पल्स में जो दिए हुए हैं चैप्टर के अंदर में, और फिर एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स हैं फिजिक्स के और केमिस्ट्री के दोनों के आप सॉल्व कीजिए। उनसे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, एग्जाम में आपका न्यूमेरिकल मैक्सिमम बनेगा अगर वहाँ से आप बना के प्रैक्टिस करते हैं तो, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वहाँ से, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और बायो के लिए तो मैं और बायो के लिए मैं बता ही दी हूँ क्या क्या करना है, और वैसा ही कीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ते रहिए, और देख के ज़रूर बताइएगा कि आप इस चैप्टर से और कोई टॉपिक में कोई कन्फ्यूज़न है तो बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास उस पर अरेंज कर दूंगी। और नहीं तो जैसा कि मैंने कहा नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारा फ्राइडे को होगा, ठीक है। एंड वन इम्पॉर्टेंट नोटिस फॉर ऑल स्टूडेंट्स कि हमारा जो नीट एग्ज़ाम है वो 26 जुलाई को होने वाला। ये अनाउंसमेंट कल हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने की है, तो फिर टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है, 2 मंथ अप्रॉक्स 2 मंथ 20 डेज है, तो आप प्रिपरेशन हार्ड कीजिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको एग्ज़ाम टाइम में नहीं हो सके। Thank you for watching this video. Do subscribe my channel, like the video and share it more and more.